सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा HAP में काफ़ी सारे बायोलॉजी के टॉपिक्स। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब CVS शॉर्ट में कहते हैं, और इसका मतलब है ऐसी ड्रग्स जो कि हार्ट पे काम करती हैं। ठीक है, ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे हार्ट या हार्ट के फंक्शनिंग पे काम करती हैं, उनको हम कहते हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। आज हम जो कैटेगरी पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अब हम जो ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ने वाले हैं, इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए हाइपरटेंसिव क्या होता है। ड्रग्स तो हमें पता है, दवाइयाँ, ऐसी दवाइयाँ जो कि हम हाइपरटेंसिव के लिए यूज़ करेंगे उनको हम कहेंगे एंटी हाइपरटेंसिव। लेकिन ये एंटी हाइपरटेंसिव क्या है, ये हाइपरटेंसिव क्या है। ये हाइपरटेंसिव वर्ड आया है हाइपरटेंशन से। ठीक है, हाइपरटेंशन मतलब हाइपर मतलब ज़्यादा, टेंशन मतलब आपको पता ही है, जब हम एंजाइटी, टेंशन, मानसिक टेंशन से गुजर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं टेंशन। तो हाइपर टेंशन मतलब जब पेशेंट या जो भी ह्यूमन बीइंग है उसका टेंशन बहुत बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपर टेंशन। तो हम क्या कहते हैं जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में कि ज़्यादा टेंशन मत ले, तेरा BP बढ़ जाएगा, है ना, ज़्यादा सोच मत, तेरा BP बढ़ जाएगा। तो ये हाइपर टेंशन मतलब ऐसी कंडीशन जब ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, जब आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उससे आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन कंडीशन। ठीक है, तो दो कंडीशंस होती हैं, एक होता है BP कम नॉर्मल से, एक होता है BP ज़्यादा नॉर्मल से। तो जब BP कम होता है उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, जब नॉर्मल से BP ज़्यादा हो जाता है हमारा तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, तो नॉर्मल बीपी कितना होता है। नॉर्मल बीपी होता है हमारा 80 से लेके 120 mmHg। ठीक है, अगर आपका बीपी 80 से 120 का है तो उसको हम कहेंगे वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ठीक है, लेकिन इस नॉर्मल ब्लड प्रेशर से अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइपोटेंशन, जिसके लिए कि हम ड्रग्स यूज़ करते हैं हाइपोटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, अगर हम हाइपोटेंशन को ट्रीट कर रहे हैं तो जो हम ड्रग्स यूज़ करेंगे उनको हम कहेंगे हाइपोटेंसिव ड्रग्स। अगर हम हाइपरटेंशन को ट्रीट कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, तो ऐसे ड्रग्स जिसको कि हम हाइपरटेंशन के लिए या फिर BP के लिए यूज़ करते हैं उनको हाइपरटेंसिव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। अब मैंने आपको पहले जो है बेसिक क्लियर कर दिए। A condition in which the blood pressure of systemic artery increased beyond the normal pressure is known as hypertension। ऐसी कंडीशन जिसमें कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से बियॉन्ड चला जाता है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, मतलब हाई BP, अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहोगे तो क्या कहोगे, हाई BP। तो द ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर आर कॉल्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जिसको कि हाई BP को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। आपको टर्म्स याद रखने हैं, जब आप टर्म्स याद रखोगे तो आपका कंसेप्ट खुद ही क्लियर हो जाएगा। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में हम यूज़ करते हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहली कैटेगरी है हमारी डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी से यूरिन को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर करती हैं, उनको कहा जाता है डाययूरेटिक्स। ठीक, डाययूरेटिक्स में सब कैटेगरी हैं। पहली है थायाजाइड्स। थायाजाइड्स में एग्जांपल आते हैं हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, क्लोरथालिडोन, इंडापामाइड। थायाजाइड्स की दूसरी सब कैटेगरी है हाई सीलिंग, या फिर इनको हाई सीलिंग डाययूरेटिक्स भी कहा जाता है। इसमें एग्जांपल है फ्यूरोसिमाइड। ठीक है,
सी या थर्ड सब कैटेगरी आती है डायूरेटिक्स में, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। इसका एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है और इसका कॉमन एग्जाम्पल है स्पायरोनोलैक्टोन। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स का बेस्ट एग्जाम्पल है स्पायरोनोलैक्टोन। इसके अलावा इसमें आता है अमाइलोराइड। सेकेंड कैटेगरी है एंटी हाइपरसेंटिक ड्रग्स की, एस इनहिबिटर्स। एस मतलब एसी ही, एसीई का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है फॉर बेसिक्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, तो एस इनहिबिटर्स मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि इस एंजाइम को क्या करेंगी, इनहिबिट करेंगी, उनको कहा जाता है एस इनहिबिटर्स। ठीक है, इन एंजाइम का जो कॉमन फंक्शन है, अगर उस फंक्शन को ही रोक दिया जाएगा तो बीपी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या देते हैं, एस इनहिबिटर्स देते हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, इसमें आता है आपका कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरेंडोप्रिल, रैमिप्रिल, फॉसिनोप्रिल। जितनी भी ड्रग्स के पीछे प्रिल लगा है, ठीक है, वो किस में आती हैं, एस इनहिबिटर्स में आती हैं। ये याद करने की ट्रिक है। आप इतनी सारी ड्रग्स को कैसे याद रखोगे, तो आपको ट्रिक से याद रखना पड़ेगा। तो जिन ड्रग्स के पीछे प्रिल आता है वो आती हैं एस इनहिबिटर्स में। ठीक है, थर्ड कैटेगरी आती है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ए टी मतलब एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इन्हीं को ही एंजियोटेंसिन 2 एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। एक ही कैटेगरी के दो नाम है, 81 रिसेप्टर ब्लॉकर्स बोलो या फिर एंजियोटेंसिन 2 एंटागोनिस्ट बोलो, बोथ आर सेम। इसमें जो आती हैं ड्रग्स उनके पीछे सर्टन लगा होता है, लो सर्टन, कैंडी सर्टन, इर्बी सर्टन, फाल सर्टन, टेलमी सर्टन। ठीक है, तो 81 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के पीछे क्या लगा होगा, सर्टन। फोर्थ कैटेगरी आती है वो है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स। डायरेक्ट अगर रेनिन को ही हम इनहिबिट कर देंगे तो हमें अभी एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट मिलता है। इसमें एक ही ड्रग है अभी तक, दैट इज एलास्कायरिन। फिफ्थ कैटेगरी आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। जितने भी कैल्शियम चैनल्स हैं, ठीक है, जहाँ से भी कैल्शियम जो है इनपुट हो रहा है, अगर उन कैल्शियम को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा तो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स आ सकता है या फिर आता है। तो इसमें जो ड्रग्स हैं वो है वीरापामिल, डिल्टियाजेम, निफेडिपिन, फिलोडिपिन, एम्लोडिपिन, नाइट्रिनडिपिन, लैसिडिपिन, डिपिन कैटेगरी वाली ड्रग्स। डिपिन कैटेगरी वाली ड्रग्स किसमें आती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में। सिक्स कैटेगरी है बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स। जब हम बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं तो उसको कहते हैं बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स। इसमें ड्रग्स आती हैं लोल वाली या फिर ओलोल वाली भी आप कह सकते हो, प्रोपेनोलोल, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल, ये सब क्या है, बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट 7 कैटेगरी है बीटा प्लस अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स। इसमें आती हैं लेविटालोल, कार्बिडोलोल। अब हम जो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट दे रहे हैं वो अलग अलग टारगेट्स पे दे रहे हैं, इसीलिए जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग एंजाइम, अलग अलग चैनल्स उस पे टारगेट करके दे रहे हैं। नेक्स्ट 8th कैटेगरी है, अगर हमें अपने अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है तो हम कैटेगरी चूज करते हैं अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो जोसिन कैटेगरी की आती हैं। ठीक है, प्राजोसिन, तेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, फेंटोलामाइन, फिनॉक्सीबेंजामाइन। ठीक है, जब हमें अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना होता है। 9th आती है हमारी सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक। जब हम सेंट्रल वर्क करते हैं तो इसमें आती है क्लोनिडन और मिथाइल डोपा। 10th कैटेगरी आती है हमारी वैसोडायलेटर्स। वैसो मतलब वेसल्स, वेसल्स मतलब हमारे ब्लड वेसल्स। जब हमें ब्लड वेसल्स को डायलेट करके एक्शन देना होता है तब हम यूज़ करते हैं वैसोडायलेटर्स। ठीक है, इसमें अगर हम आर्टीरियल ब्लड वेसल्स पे काम कर रहे हैं तो उसमें आती है हाइड्रोलिजिन, मिनॉक्सिडिल डाइऑक्साइड। और आर्टीरियल और वीनस दोनों ब्लड वेसल्स पे अगर हम डायलेशन करा रहे हैं तो आता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। जैसे स्पायरोनोलैक्टोन बेस्ट एग्जांपल है पोटेशियम स्पैरिंग का, ऐसे ही इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल है आर्टीरियल और वीनस का सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये था हमारा क्लासिफिकेशन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का। नेक्स्ट अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो हम कुछ ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे देखेंगे। अगर आपको इसकी डिटेल थ्योरी क्लासेस चाहिए तो आप हमारी उदित फार्मेसी ऐप को सब्सक्राइब करा सकते हो, इंस्टॉल करा सकते हो, उसके बारे में अभी मैं आपको जानकारी दूंगी। ठीक है, तो पहला हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं पहली कैटेगरी हमारी डायूरेटिक्स का। ठीक है, तो डायूरेटिक्स क्या कराते हैं, यूरिन के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं।
यूरिन की फ्रीक्वेंसी को अगर हम बढ़ाते हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि यूरिन बनता कैसे। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा किडनी का फंक्शन, यहाँ से यूरिन का एक्सक्रीशन हो रहा है। हम यहाँ पे देखेंगे कि डायूरेटिक्स कैसे काम करते हैं, उसमें हम देख रहे हैं थायाजाइड डायूरेटिक्स। थायाजाइड डायूरेटिक्स में हमने पढ़ी ड्रग्स हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड और क्लोरथालिडोन। ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। ऑफ कोर्स ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तो उसका काम क्या हुआ, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करना। ठीक है, तो थायराइड डायरेटिक्स ब्लड प्रेशर को कैसे कम करते हैं, ये यूरिन एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं। तो यूरिन में क्या क्या होता है, हमारा सोडियम होता है, वाटर होता है। जब हमारी बॉडी से ज़्यादा सोडियम, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बाहर निकलेगा तो हमारा बढ़ा हुआ बीपी खुद ही कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर दिख रहा हो तो ये थायाजाइड्स का वर्किंग आपको दिख रहा होगा। थायाजाइड्स कहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। जब वो यहाँ से बढ़ाएंगे यूरिन का आउटपुट, ठीक है, तो ये देखो सोडियम बाहर निकल रहा है। तो जैसे ही सोडियम और वाटर बॉडी से ज़्यादा बाहर निकलेगा, आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कम होता जाएगा, एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट आता जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी यूरेटिक्स में ही, डायूरेटिक्स में अभी हमने थायराइड देखे। नेक्स्ट है लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स कैसे काम करते हैं, लूप डायूरेटिक्स एक्ट प्रॉम्प्टली बाय ब्लॉकिंग सोडियम एंड क्लोराइड रीएब्जॉर्प्शन इन द किडनी। जब आपने यूरिन की फिजियोलॉजी पढ़ी होगी कि यूरिन कैसे बनता है, तो उसमें एक स्टेज आती है सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। ये यहाँ पे जो ये लूप ऑफ हैनले है पीसीटी डीसीटी में, यहाँ पे क्या होता है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो जब हम ये लूप डायूरेटिक्स लेते हैं, ठीक है, तो ये लूप डायूरेटिक्स क्या करते हैं, ये सोडियम और क्लोराइड का जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, ये इसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, जब ये सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो जाता है तो क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम और क्लोराइड यूरिन में बाहर आता है, पेशेंट का बढ़ा हुआ बीपी कम हो जाता है। इनफैक्ट ये जो लूप डायूरेटिक्स हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी हम यूज़ करते हैं जिनकी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही होती है। ठीक है, या फिर ऐसे पेशेंट जिनमें थायराइड डायूरेटिक्स काम नहीं कर रहे होते हैं, उनको हम लूप डायूरेटिक्स देते हैं। ये डायग्राम में देखिए, यहाँ पे आपको फंक्शनिंग दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सोडियम और क्लोराइड दोनों का ही रीएब्जॉर्प्शन नहीं होने देते, वापस से एब्जॉर्ब नहीं होने देते। ये सोडियम और क्लोराइड कहाँ पे आ जाते हैं, हमारे यूरिन एक्सक्रीशन में आ जाते हैं। तो जब ये यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं तो हमारा बढ़ा हुआ जो पेशेंट का बीपी है वो कम हो जाता है। इस तरह से ये एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट देते हैं। अब हम देखते हैं एस इनहिबिटर्स का मैकेनिज्म और एंजियोटेंसिन यानी कि AT1 रिसेप्टर्स का मैकेनिज्म। उसके लिए पहले आपको ये नॉर्मल मैकेनिज्म पता होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन होता है, वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन। ये एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एस एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या कराता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, मतलब प्रीलोड भी बढ़ता है हमारा, आफ्टरलोड भी बढ़ता है। इसके अलावा एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट आउट करता है, जिससे कि सोडियम और वाटर का रिटेंशन बना रहता है और पोटेशियम बाहर होता है। अब हम किसका काम देख रहे हैं, एस इनहिबिटर्स का। इनहिबिटर मतलब इनहिबिट करना, डिक्रीज करना, और 81 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, नाम से ही समझ में आ रहा है ऐसे कंपाउंड्स जो कि एस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। क्या हो रहा है, ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में चेंज हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में, एस एंजाइम की प्रेजेंस में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जब हम इस रिसेप्टर को ही इनहिबिट कर देंगे, इस एंजाइम को ही काम ही नहीं करने देंगे, तो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में चेंज नहीं हो पाएगा। मतलब जब ये एस इनहिबिटर्स देंगे तो ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में चेंज नहीं होगा। जब ये एंजियोटेंसिन 2 में चेंज नहीं होगा तो जो बढ़ा हुआ बीपी है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया। एंजियोटेंसिन 81 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करेगा, या फिर एंजियोटेंसिन 2 क्या करेंगे, अगर ये एंजियोटेंसिन 2 बन भी गया, ठीक है, तो अगर हम इसी को यहाँ से ब्लॉक कर देंगे तो ये आगे का काम नहीं करा पाएगा। जब ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस करा ही नहीं पाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर ही नहीं पाएगा हमारे ब्लड वेसल्स को, तो हमारा ब्लड प्रेशर और बढ़ ही नहीं पाएगा, हमारा ब्लड प्रेशर कम होता जाएगा। हमने अभी देखा ना, वैसो डायलेशन कराते हैं, अगर हम ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगे तो ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, ना कि बढ़ेगा। तो अगर हमें एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक कर लेते हैं तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाता, मतलब वेसल्स और ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होती हैं, तो पेशेंट का जो बढ़ा हुआ बीपी है वो कम होता जाता है और ये एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट हम देखते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं, ठीक है, कैल्शियम चैनल से क्या होता है, कैल्शियम चैनल्स का एंट्री होता है किसमें, स्मूथ मसल्स में, कार्डियक मसल्स में, एसए और एबी नोड में, ठीक है। अब सपोज ये कैल्शियम चैनल है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, कैल्शियम चैनल की एंट्री होगी, ठीक है। तो स्मूथ मसल हो, कार्डियक मायोसाइट्स हो, दोनों में कैल्शियम क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। अब हम कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, दोनों एक ही चीज़ है। अगर हम कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं तो उससे कैल्शियम चैनल का जो फंक्शन है वो रुक जाता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ नॉर्मल जा रही है और अब वहाँ पे ब्लॉक कर दो तो वो चीज़ वहाँ नहीं जा पाएगी। तो जब ये चीज़ यहाँ जा रही थी तो क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। हमने इस चीज़ को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्शन की जगह क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो जब रिलैक्सेशन हो जाएगा तो जो बढ़ा हुआ बीपी है वो क्या हो जाएगा, वो बीपी कम हो जाएगा। तो इस तरह से कैल्शियम चैनल्स का इफेक्ट आता है कि जब आप वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हो तो उससे रिलैक्सेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो कैल्शियम चैनल्स कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहे होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्शन या कॉन्ट्रैक्शन रुक जाता है। देखो इस तरह से इसी फ्लो चार्ट में इसके फंक्शन को बताया गया है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, जो एल टाइप के कैल्शियम चैनल्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। जब ये ब्लॉक हो जाते हैं कैल्शियम चैनल्स तो कैल्शियम का करंट मतलब कैल्शियम का इनपुट रुक जाता है। जब ये कैल्शियम का इनपुट रुक जाता है कार्डियक और वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में तो हार्ट रेट कम होता है, हार्ट रेट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम होती है, वेस्कुलर मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं जिससे कि पेशेंट का जो बढ़ा हुआ बीपी है वो कम हो जाता है। क्लियर, ये जो था कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का मैकेनिज्म था। अगर आपको डिटेल में पूरा कोर्स पढ़ना है या फिर डिटेल में पूरा कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी उदित फार्मेसी की जो ऐप है ऑनलाइन लर्निंग ऐप उसको ज़रूर खरीदिए, ज़रूर सब्सक्राइब कराइए। उसमें हम आपको मेनली डी फार्मा सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन और फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन दोनों ईयर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। डी फार्मा हो, सेकेंड ईयर हो या फर्स्ट ईयर हो, दोनों में आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं। उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, लाइव क्लास मिलती है जिसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्लियरली पूछ सकते हो, क्वेश्चन आस्क कर सकते हो। आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं ई बुक के फॉर्म में, चैप्टर वाइज आपको एक्सरसाइज मिलती है, चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होता है, आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है, लाइव चैट अवेलेबल है। आपको ऐसा नहीं है कि पूरा इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा, आपको बायलिंगुअल पढ़ाया जाता है जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इजी लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी दोनों। कंप्लीट 6 सब्जेक्ट्स, पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स आपको कवर कराए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स खरीदनी है तो हमारा बुक्स भी अवेलेबल है सारे 6 सब्जेक्ट्स के लिए जिनकी डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। इसका प्राइस सिर्फ 999 है। अगर आप कोई गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी हम आपको पूरी तैयारी कराते हैं। उसमें भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं, लाइव क्लासेस हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी एमसीक्यूज हैं उसकी तैयारी आपको कराते हैं, प्रिपरेशन कराते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा 24/7 हमारा सपोर्ट आपके साथ रहता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ अगर आप डी फार्म एग्जिट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हम अभी रन कर रहे हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट के सारे एमसीक्यूज़ हैं। आप कितने भी अटैम्प्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड अटैम्प्ट है, बिल्कुल पीसीआई के हिसाब से आपकी तैयारी कराई जाती है। गवर्नमेंट फार्मेसी वैकेंसी की जो फ़ीस है वो सिर्फ 799 है और एग्जिट एग्ज़ाम की सबसे कम फीस है जो कि सिर्फ 499। अगर आप डी फार्म की प्रिपरेशन करना चाहते हो वो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर तो ये हमारी ऐप है प्ले स्टोर में, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो इजीली। आप प्ले स्टोर में जाइए, उदित फार्मेसी लिखिए, उदित फार्मेसी लिखने से आपको उदित फार्मेसी क्लासेस मिल जाएंगी। आप इसे ओपन करिए, इंस्टॉल करिए, आप अपना नाम ज़रूर लिखिए जिससे कि आपको हम पहचान सकें। नाम लिखने के बाद आप जो है नीचे ये ऑप्शंस अवेलेबल है, इसमें आप स्टोर में जाइए, इसमें यहाँ पे जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है उनकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप कोर्स पे क्लिक करके पता कर सकते हैं जिसके भी बारे में आपको पता करना हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम जा रही है तो आप इस नंबर पे सुबह 8 से लेकर शाम के 6 बजे तक कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।